जो लास्ट क्लास था एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स का, उसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कर रहे थे और एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी क्लास को रिज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, एक्सरसाइज 10.3 का। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 10.4 तक आज एटलीस्ट खत्म करवा दूं। अगर टाइम रहा तो मिसलेनियस में भी आज ही एंटर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो और हाँ, एनसीईआरटी जब भी, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि जब भी एनसीईआरटी का आप क्लास में करवाऊँ, प्रॉब्लम्स ही करवाऊँगा, तो अपना टेक्स्ट एनसीईआरटी का खोल के रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 10.3। इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, then what can be concluded about the वेक्टर b। कह रहा है कि भाई वेक्टर a और वेक्टर a का ही जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, और वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप वेक्टर b के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या कहा जा सकता है। चलिए, अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है किसी दो वेक्टर a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब ये a डॉट b 0 हो सकते हैं, उसका एक कंडीशन होगा जब a और b दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे से तो थीटा कितना होगा, जो कि इन दोनों के बीच का एंगल है, वो 90 डिग्री होगा और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 हो जाएगा। बट यहां पे कहा जा रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर a का ही डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर a और वेक्टर a सेम वेक्टर है भाई, तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो परपेंडिकुलर तो ये हो ही नहीं सकता है, और cos 0 बराबर 1 होता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि परपेंडिकुलरिटी तो कारण नहीं है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, कारण कुछ और है। अब अगर a और b परपेंडिकुलर नहीं हो तो किस केस में ये 0 हो सकता है, वो केस होगा, हो सकता है वेक्टर b आपका एक नल वेक्टर हो। इसका ये मतलब है कि a का मैग्नीट्यूड 0 हो, इस केस में आपका ये 0 हो जाएगा। या फिर वेक्टर b बराबर 0 हो या वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 0 हो। याद रखिएगा, कोई जो वेक्टर है अगर वो नल वेक्टर होता है, दैट इज 0 वेक्टर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। सेम चीज़ है, सेम बात मैं कह रहा हूं। या तो फिर, या आपको मैं सिर्फ वेक्टर a इज इक्वल टू नल वेक्टर लिखूं या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 0 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, ये मैं इतना लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कभी भी कंफ्यूज ना करें आप। अब यहां पे भाई परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि वेक्टर a जो है एक नल वेक्टर है, दैट इज वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। ठीक है, अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 0 है और वेक्टर a एक नल वेक्टर है, एक ही बात है, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं। तो अब भाई यहाँ पे कोई 0 वेक्टर के साथ वेक्टर b का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो 0 आएगा ही, चाहे b कोई भी वेक्टर हो। ठीक है, b कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि अंत में उसका मल्टीप्लाई, उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आप किसके साथ कर रहे हैं, वेक्टर a के साथ, और वेक्टर a क्या है, एक 0 वेक्टर है, तो v कैन बी एनी वेक्टर वॉट एवर। ठीक है, तो क्या होगा इसका जस्टिफिकेशन कि वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर वॉट एवर, दैट्स इट। आसान है। इस तरह के प्रॉब्लम्स अच्छे होते हैं आपके लिए शुरू में करने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से ना आपके कॉन्सेप्ट को ठीक करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी जल्दी करते हैं, कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में क्लास खत्म कर दूं, क्योंकि शायद मैं बड़ा क्लास ले रहा हूं तो आप सबको अच्छा नहीं लग रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आर यूनिट वेक्टर्स such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A। कहा जा रहा है कि वेक्टर ए, बी और सी तीन वेक्टर हैं, तीन यूनिट वेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, और उस तरह से है कि तीनों का सम बराबर 0 है, तीनों वेक्टर्स का सम 0 है। आपको ये वैल्यू निकालना है, ये जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं इनका सम। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक ही प्रॉपर्टी याद रखना है, आपको पता है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता है। तो बस कुछ यही काम करना है, हमेशा इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो क्या करेंगे, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। कोई दिक्कत है? ये 0 और ये 0 0 ही तो होगा ना, नहीं होगा 0। ये दोनों किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये कितना है आपका 0 है, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा, अल्टीमेटली 0 ही होगा। अब चलिए, आपको डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे करना है, ए का ए के साथ आप करके, आपको मैंने बताया हुआ है तो ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस फिर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना, करके देख सकते हैं। अब ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, उसी तरह बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, उसी तरह सी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, उसके बाद ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 बार होगा। कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने बहुत बार बताया है, तो आपको ये आना चाहिए। चलिए, अब हमें क्या करना है भाई, हमें करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी और सी का मैग्नीट्यूड है। अब ए बी और सी यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि उन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये 3 है, उधर भेज देते हैं इसको, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, इस 3 को उधर भेजा हमने तो हो गया -3, और ये 2 अब नीचे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो -3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा यही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं देखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, आइदर, पूरा नहीं लिखूंगा ये प्रॉब्लम, ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई एक अगर 0 वेक्टर हो
तो डॉट प्रोडक्ट ए और बी का 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बट द कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसी का उल्टा स्टेटमेंट दैट इज बट व्हाट अबाउट इफ a dot b is equal to 0। चाहे इस तरह लिखिए, बट इफ देन ये जो कंडीशन है ये हो सकता है कि नहीं हो, देन इट मे बी पॉसिबल दैट vector A is not equal to 0, vector B is not equal to 0। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि बट द कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। चलिए भाई देखते हैं। कह रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई नल वेक्टर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट अगर ये दिया हो कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो कह रहा है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी जरूरी नहीं है कि 0 होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग देखें तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही 0 नहीं है, लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो हो सकता है कि ए और बी परपेंडिकुलर हो, दिस इज योर जस्टिफिकेशन। तो आप दो ऐसे वेक्टर ले सकते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिएगा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जस्टिफाई विथ एग्जांपल्स। अब सोचिए, दो वेक्टर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि दो वेक्टर आप सोचिए कि कैसे दो वेक्टर आपको लेने हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थिंक अबाउट इट। मैंने आपको बताया है ये सब कुछ, ट्राई करिए, कोशिश करिए, नहीं बना तो फिर देखेंगे आगे, बट ट्राई करिए, क्योंकि एक एक चीज बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। If the vertices ABC of a triangle, if the vertices A, B, C of a triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC। ठीक है, और कोई कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है ना। मान लीजिए कि ये है आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर सी, वेक्टर सॉरी माफ करिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब ए बी सी फाइंड करना है हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ए बी और बी सी। अगर ये एंगल फाइंड करना है, यही फाइंड करना है और तो कुछ नहीं करना है, कि और भी कोई कंडीशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और कोई कंडीशन में छोड़ तो नहीं रहा हूं ना। चलिए कोई भी कंडीशन हो, क्या फर्क पड़ता है, देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल है ए बी सी है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3, बी का कितना है
-1 0 0 और सी का कितना है 0 1 2। ठीक है, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल मान लीजिए हमें निकालना है, ये थीटा है, हमें यही निकालना है, हमें ऐसा मान लीजिए। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालते हैं। वेक्टर ए बी कैसे करिएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स याद करिए, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k, बस वही करना है। x2 यहाँ क्या है -1 है, i प्लस 0 - 2 j प्लस 0 - 3 k, दैट मीन -2i -2 j -3 k। BC इज इक्वल टू 0 माइनस और माइनस प्लस 1 i प्लस 1 - 0 j प्लस 2 - 0 k i प्लस j प्लस 2 के। अब दोनों के बीच का एंगल यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। cos थीटा कितना आएगा, वही चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बहुत आसान है भाई डॉट प्रोडक्ट निकालना। पहले लिख लेते हैं वेक्टर को, i - 2j - 3k डॉट बी सी कितना है आपका i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 3 3 का 9 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो कर देते हैं -2 फिर -2 और फिर -6 डिवाइडेड बाई 9 4 13 13 4 16 √16 इंटू √4 1 5 1 6। राइट, ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6 2 8 2 10 माइनस में है तो -10 डिवाइडेड बाई √6 इंटू 16। ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा ये कर देंगे, ब्रेक कर देंगे रूट में, इसके प्राइम फैक्टर में, इस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है नंबर, उसको प्राइम फैक्टर में फैक्टर कर दीजिए और उसके बाद उसमें से जितना निकलता है उसको बाहर निकाल दीजिए और बाकी को अंदर छोड़िए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, काट कूट करना है वो, आई होप कि उतना मुझे नहीं करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन यही था और कोई कंडीशन तो था नहीं। ठीक है, अगर कोई और कंडीशन होगा, मान लीजिए कि बीए और एसी का कुछ ऐसा पूछ रहा होगा, तो आपको पता है कि कैसे निकालना है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे से यहाँ और कुछ कंडीशन हो, छूट गया हो, बट यही आपका मेथड है। अगर यही इन दोनों के बीच का एंगल इस तरह से निकलेगा तो यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको याद है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट, अब ये आपको खुद से बनाना होगा। शो दैट द पॉइंट्स A 1 2 7 B 2 6 3 C 3 10 -1 आर कोलिनियर
मैंने ये प्रॉब्लम बताया है आपको, ठीक है। याद करिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी जब प्रूफ किया था तो वहां पे एक कंडीशन बताया था मैंने, वही कंडीशन यहां पे लगेगा, याद है ना। ए बी सी, ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड, यही प्रूफ करना है आपको भाई। अगर ये कंडीशन आ गया इसी निकाल लीजिए और ए बी और बी सी के मैग्नीट्यूड का सम जोड़ दीजिए, अगर दोनों तरफ बराबर आया तो कोलिनियर है, और क्यों है ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट, ये भी आपको बनाना है खुद से, ये भी प्रॉब्लम मैंने बनाया है कि शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है आपको, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये मैंने बताया भी है पिछले क्लास में। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब सीधे। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda into vector A is unit vector if A lambda is equal to 1, B lambda is equal to -1, C A is equal to lambda and D A is equal to 1 by lambda। मुझे दिख गया कि D होगा साफ साफ। क्यों दिख गया भाई? क्योंकि लेमडा ए को यूनिट वेक्टर करना है भाई। इसका ये मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 होगा, लेमडा तो बाहर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के रूप में, तो इसको ऐसे रख लीजिए और ए का मैग्नीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। सो ए बराबर 1 बाई लेमडा। आंसर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे ये होगा वो होगा, उनकी गलती नहीं है, शुरू शुरू में ऐसा होता है एक्चुअली। चलिए अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। एक्चुअली मैं कल ही क्लास ये कराने वाला था एनसीईआरटी का, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आप देख सकते हैं मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, इसीलिए कल नहीं करा पाया मैं। चलो सो क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि हम एनसीईआरटी जब से हमने शुरू किया है तो मैंने आपको कहा है कि एनसीईआरटी में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता चुका होऊंगा पहले ही। तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। किसी भी दो वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू u, where u is a unit vector, किधर डायरेक्ट होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, एंड रिमेंबर a क्रॉस b इज ए वेक्टर, क्योंकि आप देखिए डॉट प्रोडक्ट में कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता था, वहां पे बस ए बी कॉस थीटा आता था, बट यहाँ पे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर आ रहा है, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता था। और जो ए क्रॉस बी होता है इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन याद रखिए हमेशा किसके तरफ होता है, इसी वेक्टर के तरफ। अब देखिए मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, इस तरह नहीं दिखाता हूं, ये एक प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो जो ए क्रॉस बी होगा एकदम इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस वेक्टर बी, और यही डायरेक्शन यू का भी होगा, ठीक है। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। थीटा का वही डेफिनेशन है जो डॉट प्रोडक्ट में था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। चलिए अगर थीटा 0 हो जाए उसका मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, राइट। चलिए और थीटा 90 हो जाए तो परपेंडिकुलर है। और ध्यान दीजिए जब थीटा यहां पे 0 होगा तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ये क्या हो जाएगा आपका, एक 0 वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों जब पैरेलल होगा, मैंने गलती से परपेंडिकुलर तो नहीं कह दिया था ना अभी जस्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अगर पैरेलल होंगे दैट मीन्स थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब है साइन 0 0 होगा। तो जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर होगा एक दूसरे का और सेम डायरेक्शन में होगा, याद रखिए पैरेलल में होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका जो वेक्टर जो ए क्रॉस बी है वो क्या हो जाएगा, एक 0 वेक्टर हो जाएगा। अच्छा अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो और फिर भी पैरेलल हो तो क्या होगा, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो और फिर भी पैरेलल हो तो थीटा उस केस में 180 डिग्री होगा। और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 0 ही होता है, तो उस केस में भी पैरेलल ही होगा। तो याद रखिएगा सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, थीटा 0 हो या पाई हो, ये वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का वो कितना आ जाएगा उस केस में, 0 वेक्टर आ जाएगा, याद रखिएगा। और परपेंडिकुलर हो तो उस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, और सिर्फ ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा तो खत्म, क्योंकि साइन थीटा उस केस में 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर के केस में। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा, ये सब वैसे बताने की चीज नहीं है, एंगल यहाँ पे रख के आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किन्हीं दो वेक्टर्स, किन्हीं दो नॉन जीरो वेक्टर, याद करिए जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन बता रहा हूं तो वहां पे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगा, चूंकि यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो मैं आपको शॉर्टकट में सब कुछ बताते जाऊंगा, क्योंकि हमारा पर्पस है कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम खत्म करना डिटेल में, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर जब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को, तो ये दोनों वेक्टर को नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए, ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, जिसको कि हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, दो वेक्टर ए और बी का, ठीक है, याद रखिए। यहां लिख देता हूं, for two non-zero vectors A and B we have this, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इसमें टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, आपको मैंने काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया है, तो ज़रूरत भी नहीं है कुछ बताने के लिए। अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक है। ये भी मैं इसको भी मैग्नीट्यूड के अंदर रखिएगा, इसको भी मैग्नीट्यूड की, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है भाई, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा इसका,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट का जो कि मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा करवा देता हूं ताकि याद रहे। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? अब मान लीजिए ये है ए क्रॉस बी। अब मैंने आपको स्क्रू वाला राइट हैंडेड स्क्रू रूल बताया था। अब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जब ए को बी के तरफ ऐसे घुमाएंगे, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का क्या मतलब है कि किसी स्क्रू को जब ए से बी के तरफ आप घुमा रहे हैं तो जो ए क्रॉस बी है, ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस तरफ। तो स्क्रू को जब ऐसे घुमाएंगे, खोलेंगे, यानी कि ए को बी के तरफ ऐसे ले जाएंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर बी क्रॉस ए करें, यानी कि बी को ए की तरफ ले आए, तो क्या होगा? स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा। इसीलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस, यहां पे तो सही लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ हो जाएगा, ऑपोजिट में, इसलिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको मैंने बताया है कि जो किसी दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। माफ करिएगा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, साइड्स है ना, लेंथ तो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया। और हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। ठीक है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया है तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ये होता है। आपको ये भी पता है कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ हो अपने इस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर वाले फॉर्म में, और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ हो इस तरह से, इसलिए ए क्रॉस बी क्या होता है? आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है इन शॉर्ट सब कुछ। चलिए और एक दो प्रॉपर्टीज का देख लेते हैं, उसके बाद सीधे प्रॉब्लम पे अटैक करेंगे हम लोग। चलिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का सपोर्ट करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए वेक्टर ए इंटू ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए लेमडा, लेमडा एक स्केलर है कोई नॉन जीरो स्केलर, तो लेमडा इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं। स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होता है। लेमडा को आप वेक्टर बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए ऐसे लिख दिया, या फिर आपने लेमडा को इस तरह से भी लिख दिया, ए क्रॉस लेमडा इंटू वेक्टर बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों रिजल्ट सेम ही आएगा। सो चलिए अब प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बताने लायक है ही नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब डायरेक्शन पता करना होता है, जब स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल जो हम कहते हैं लगाते हैं ना, उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद होता है आपके फिजिक्स में भी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता करने के लिए। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का जो होता है वो एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। इसलिए प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिटेल में देखना है आप वहां जाके देखिए। एग्जाम्पल 22 है पहले, find the magnitude of A cross B if A is equal to 2i plus j plus 3k and vector B is equal to 3i plus 5j minus 2k। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप A क्रॉस B जो है वो निकाल लीजिए। A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो गया आपका AI। इसको क्यों इतना लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट करते हैं, आपको तो इतना बताया ही है मैंने। तो 2 1 3 3 5 माइनस 2 कैसे सॉल्व करेंगे, I इसको कॉलम को I के साथ वाले रो को भुला देंगे, बचा क्या 1 5 3 और माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 15, फिर माइनस j, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ज़्यादा ऑर्डर का ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इस कॉलम इस रो को बुला देंगे, 2 को माइनस 2 से तो माइनस 4, 3 को 3 से माइनस 9, फिर प्लस के इस कॉलम इस रो को भुला देंगे, 5 2 10 माइनस 3 1 3, कितना आ गया भाई माइनस 17 I, 9 4 13 और यहाँ माइनस है तो प्लस 13 J प्लस 7 K। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। I के नीचे दोनों वेक्टर का I के साथ वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पे I के नीचे 2 और फिर 3, फिर J के नीचे J का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे J का कोएफिशिएंट 5, फिर 3, फिर माइनस 2। I लिया, I के साथ वाला कॉलम और रो को हटा दिया, मल्टीप्लाई किया माइनस 2 और माइनस 15, फिर मैंने माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस। J लिया, J के पास वाला कॉलम और J के साथ वाला रो खत्म कर दिया, तो बता 2 3 3 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 3 3 जा 9, फिर प्लस K के साथ वाला कॉलम K के साथ वाला रो खत्म, 10 माइनस 7। ठीक है, चलिए इसलिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया, जोड़ दीजिए निकाल के, 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169, 7 का 49, सबको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 23, find a unit vector perpendicular to each of the vectors
फाइंड ए, ध्यान दीजिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b where vector a is equal to I plus j plus k, vector b is equal to I plus 2j plus 3k। ठीक है भाई, कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा पहले वेक्टर सोचिए जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, जिसका डायरेक्शन डेफिनेटली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी और a माइनस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। तो हमें उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना होगा। कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना हो जाएगा 0i, उसके बाद माइनस j, उसके बाद माइनस 2k, राइट। इसलिए a प्लस बी इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, i j k, चलिए i के नीचे यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, j के नीचे यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे k के नीचे 4, यहाँ -2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। i -6 प्लस 4 माइनस j -2 -0 प्लस k -2 -0 कितना हो गया -2i प्लस 2j -2k। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड क्यों निकालना पड़ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होता है मैग्नीट्यूड भाई, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि a और b के परपेंडिकुलर हो, और वो वेक्टर कौन सा होगा, ये जो वेक्टर आया हमारा, ये जो वेक्टर आया ये परपेंडिकुलर होगा a और b के, क्योंकि a और b का जो a प्लस हमें प्रूफ करना है, माफ करिएगा स्लिप ऑफ द टंग, जो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है वो निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर, यानी कि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के परपेंडिकुलर निकालना है। सॉरी, मैं a और b के परपेंडिकुलर बार बार कहे जा रहा था। ठीक है, सो हमने क्या किया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को निकाल लिया। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर कौन सा होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वही तो इनके परपेंडिकुलर होगा ना, इसके इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज दोनों के परपेंडिकुलर। तो अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के, दैट इज अल्टीमेटली जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी के तरफ होगा, इसी डायरेक्शन के तरफ। तो यूनिट वेक्टर मान लीजिए कि n है वो वाला, तो यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा, याद करिए कोई भी यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर a को कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो वेक्टर a के तरफ डायरेक्टेड है। तो वेक्टर
u इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस वाले वेक्टर के तरफ डायरेक्टेड है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ये वाला वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और उसके बाद नीचे जो है इसी का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा? हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला है यहां से? माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला है? स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12i प्लस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12j माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12k। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं 2√3, 12 को 2√3 लिख देते हैं। देखिए 12 को 2√3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई? तो अगर इस तरह से लिखें तो हो जाएगा माइनस 1 बाई √3i, ठीक है, प्लस 1 बाई √3j माइनस 1 बाई √3k। अब अगर चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है तो क्या करेंगे? ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भाई 1 होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमने देख लिया कि 1 1 1 3 और नीचे 3 1, यानी कि बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आप समझ रहे हैं कैसे बनाया? पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, जहां की a और b दिया हुआ है। कह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करिए जो इस वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? मान लीजिए कि अगर हमारे पास सिर्फ वेक्टर a और सिर्फ वेक्टर b रहता तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। उसी तरह इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैंने a प्लस बी निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया, उसके बाद दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, a प्लस बी और a माइनस बी का, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आएगा वो a प्लस बी और a माइनस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। दैट मीन्स इसी वेक्टर के डायरेक्शन पे ये जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो होगा। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो हमने आसानी से निकाल लिया। फिर यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के हमने ये निकाल लिया आसानी से, और नीचे आपका आंसर भी चेक कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए जो है वो दिया हुआ 1 1 1 एंड बी जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 एंड सी जो है वो दिया हुआ है 2 3 1। एरिया इस ट्राइंगल का निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। आपका ये है ए 1 1 1, ये है बी 1 2 3, ये है सी 2 3 1, ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे? ए बी और बी सी, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी फाइंड कर लीजिए। ये मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जो कि हमें इसको फाइंड करने में आएगा नहीं, मतलब नहीं है। आप ए बी निकाल सकते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के फॉर्मूला से, आप बी सी निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूला से। उसके बाद आप क्या करेंगे? हाफ इंटू
ए बी का मैग्नीट्यूड हाफ इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, दैट्स इट। जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, चलिए निकाल के एक मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए किसी तरह का एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट 1 1 1, B का कोऑर्डिनेट 1 2 3, C का कोऑर्डिनेट 2 3 1। वेक्टर ए बी आप फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर ए बी क्या होता है भाई? ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। चलिए x2 यहाँ पे 1 और x1 1, डिफरेंस आएगा 0 यानी कि 0 i। 2 माइनस 1 प्लस j प्लस 2k। उसी तरह वेक्टर BC, सॉरी AC निकाल लेते हैं, BC का कोई मतलब ही नहीं है। वेक्टर AC कितना हो गया हमारा? 2 माइनस 1 यानी कि I, 3 माइनस 1 प्लस 2j और 1 माइनस 1 प्लस 0k। इसलिए AB क्रॉस AC कितना हो गया? I j k 0 1 1 2 2 0। कोई दिक्कत नहीं। I ये हो गया आपका 0 माइनस 4 माइनस j, ये हो गया आपका 0 माइनस 2 प्लस k, ये हो गया आपका 0 माइनस 1। 4i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। इसलिए ए बी क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 20 1 21, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। कोई दिक्कत? 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। आंसर हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इरेज करूं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors a and b। वेक्टर a और b दिया हुआ है तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अब आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही तो होगा। चलिए तो एग्जाम्पल 25 भी आपने बना लिया। अब सीधे इंटर करते हैं एक्सरसाइज 10.4 की तरफ। एक्सरसाइज 10.4 पहला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है, आपको उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि किस तरह निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b where vector a is equal to something and vector b is equal to something। अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट उस वेक्टर को बनाया था, ये खुद से निकालिए। ये आपको था एग्जाम्पल 23 जैसा। एग्जाम्पल 23 देखिए उसी की तरह है। तीसरा प्रॉब्लम देखिए, अच्छा प्रॉब्लम है। इफ ए यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर A makes angles π/3 with I, π/4 with J, and an angle theta with K, जहाँ की I, J और K आपको पता ही है। किसी भी 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y और पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z के तरफ इनका डायरेक्शन होता है I, J और K का। then find theta and hence components of A। बढ़िया प्रॉब्लम है ये, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है आपको डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे लगाना है। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? कोई भी वेक्टर जो एंगल्स बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y और z के साथ किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उन्हीं एंगल्स का कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस होता है किसी वेक्टर का। मान लीजिए कि वेक्टर A आपका है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? मान लीजिए अल्फा, बीटा और गामा 3 वेक्टर है, ये तीनों एंगल है। ये तीनों एंगल ये वेक्टर A जो है वो रेस्पेक्टिवली बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y और z के साथ। दैट मीन्स I, J और K के साथ, क्योंकि इनका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y, z की तरफ ही तो है, ठीक है। तो एक होता है हमारा cos अल्फा, एक होता है cos बीटा, एक होता है cos गामा। आपको पता है कि cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? a1/a, cos बीटा इज इक्वल टू a2/a, cos गामा इज इक्वल टू a3/a। ये हमने देखा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। आपको डायरेक्शन कोसाइंस जाके देखना चाहिए। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि एनसीईआरटी का जिस दिन पहला क्लास मैं आपको बता रहा था उस दिन में मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में काफ़ी बताया था, तो बार बार बताने का कोई मतलब है नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था। सो a1 इज इक्वल टू a cos अल्फा हो गया, जहाँ की a किसका क्या है? ये जो a है डिनोमिनेटर, ये क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और a1, a2, a3 इसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं। a1i, a2j, a3k इसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट है। चलिए, सो a1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा है ना भाई, क्या करना है? a1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये a1 इज इक्वल टू a कॉस अल्फा होगा। अब a एक यूनिट वेक्टर है, साफ साफ कहा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि a का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1। और cos अल्फा x के साथ कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव x के साथ, i के साथ π/3, तो 1 इंटू cos π/3। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2। a1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि एक कंपोनेंट हमारा निकल गया, ठीक है। उसी तरह a2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा हमारा a cos बीटा। a तो 1 है, और cos बीटा यानी कि y के साथ, पॉजिटिव y के साथ कितना एंगल है? π/4, π/4, सॉरी माफ करिएगा, cos π/4, π/4 45 डिग्री, 1/√2। a3 कितना हो जाएगा भाई? a3 हो जाएगा a cos थीटा, क्योंकि गामा की जगह थीटा है, k के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, और यही थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है। आपको दो कंपोनेंट तो पता भी चल गया, एक तरफ x एक्सिस के तरफ वाला कंपोनेंट और एक y वाले के तरफ कंपोनेंट। इसलिए वेक्टर a को हम कितना लिख सकते हैं? a1 आपका कितना आया? 1/2i प्लस a2 कितना आया भाई?
1/√2j प्लस A3 कितना आ गया आपका, A cos थीटा k। ठीक है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस A cos थीटा का होल स्क्वायर। अब A तो 1 ही होगा ना यहाँ पे, यहाँ तो A 1 ही होगा, तो इसको cos थीटा ही कर देते हैं। क्या करना है, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, काम खत्म करते हैं इसका। ठीक है, A का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर, रिमेंबर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब 1/2 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा कितना, सिंपल π/3। थीटा कितना हो गया, π/3। अगर थीटा π/3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, A3 cos π/3 बराबर 1/2। यानी कि जो कंपोनेंट हो गए वो कितने हो गए, A1 इज इक्वल टू आपका 1/2, A2 इज इक्वल टू 1/√2 एंड फिर A3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉब्लम था ये। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शो दैट A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू A क्रॉस B। आप क्या करिएगा कि वेक्टर A को मान लीजिए कि A1i प्लस A2j प्लस A3k, उसी तरह B को B1i प्लस B2j प्लस B3k, और ये आप एक तरफ ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, एक तरफ इसको निकालिएगा, RHS बराबर LHS दिखा देना है, दैट्स इट। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना लेंगे ये। पांच नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड लेम्डा एंड म्यू if 2i plus 6j plus 27k क्रॉस i plus lambda j plus mu k is equal to 0। चलिए भाई देख लेते हैं, 0 है। सबसे पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस i प्लस लेम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू i j k। 2 लेम्डा 2 1 यहाँ पे 6 लेम्डा 27 म्यू i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0
क्योंकि भाई क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, इसलिए 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, कोई भी सम हो, अब ये डेफिनेटली वेक्टर है, तो ये 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तीनों 0 हो। इसलिए दिस इज पॉसिबल if and only if 6u minus 27 lambda is equal to 0 minus 2 mu minus 27 is equal to 0 और 2 lambda minus 6 is equal to 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस और अंदर साइन यहाँ माइनस देके ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये तीनों सम हो गया, ठीक है। चलिए, ये तभी संभव होगा भाई क्योंकि आई, जे और के तो यूनिट वेक्टर्स है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो भाई 1 होगा, हमें पता है। तो या तो ये 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तीनों 0 के 0 हो, तब जाके ये संभव है कि ऐसा हो जाए। तो यहां से तो साफ साफ दिख रहा है कि लेमडा इज इक्वल टू 6/2 आ गया, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब यहां पे हमें ये देखिए ऊपर वाला म्यू बराबर 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0, 6 म्यू माइनस 27 और लेमडा कितना है? 3 के बराबर है। लेमडा इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 3, 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो म्यू कितना हो गया? 27 इंटू 3/6, 3 से 2 बार में काटेंगे, 27/2। तो म्यू कितना हो गया? 27/2। तो ये लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या होगा? 3 एंड 27/2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c अगर 0 है, इसका मतलब है ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, ठीक है, तभी तो ये संभव है ना। तो वही चीज मैंने किया है। अब i, j और k ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि इनका जो कोफिशिएंट है इनको 0 होना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल। चलिए, कह रहा है कि गिवन दैट वेक्टर a, 6 नंबर, a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस, ऐसा प्रॉब्लम आपने बनाया है पहले भी आज ही, वहां पे डॉट प्रोडक्ट के साथ था, यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट के साथ है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b? व्हाट शुड बी कंक्लूडेड about vectors a and b? अब कह रहा है कि a और b का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। अब ये कैसे संभव है भाई? ये सीधा साधा संभव है। a और b दोनों को क्या होना पड़ेगा, या a और b में से दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली 0 वेक्टर होना पड़ेगा। उसका मतलब है वेक्टर a इज 0 आइदर और वेक्टर b इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हो सकता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बट अगर ऐसा है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 है भाई इन्हीं दोनों का?
क्योंकि क्रॉस, अगर ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 तो 1 होता है, 0 तो आएगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से भाई किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, हाथ उठा देना होगा कि नहीं भाई मैं 0 हूं, नहीं तो दोनों ही 0 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 3 वेक्टर ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको शो करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नहीं, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है। आप क्या करिए, एक तरफ LHS, सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लीजिए, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी प्लस सी जो आपने निकाला है उसके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसको एक तरफ रख लीजिए और इधर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। आप देखेंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए जो आसान प्रॉब्लम है बिल्कुल उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअली मैं लिखना भूल गया था तो बाद में मैंने लिखा। कह रहा है कि आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको खुद सोचने के लिए कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए कि अगर कोई वेक्टर ए या कोई वेक्टर बी में से, दोनों में से कोई एक 0 है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है, मतलब इफ ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0 देन ये है, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। अब भाई ये कह रहा है कि आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0 है, तो ये तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट इज अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो जरूरी नहीं है कि ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल हो। ऐसा है? बिल्कुल है। मान लीजिए कि ए क्रॉस बी 0 है, तो ये तो हो सकता है अगर ए और बी दोनों पैरेलल हों और दोनों नॉन जीरो हों, यानी कि 0 नहीं हो, तो वहां पे तो ए बराबर 0 भी नहीं होगा, बी बराबर 0 भी नहीं होगा, लेकिन ए क्रॉस बी 0 आएगा क्योंकि साइन 0, दो पैरेलल वेक्टर। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स, दैट्स इट। यही इसका जस्टिफिकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी। ट्राई योरसेल्फ, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2/3. Then A cross B is a unit vector if the angle between A and B is A π/6, B π/4, C π/3, D π/2. कह रहा है कि A और B दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतना दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इतना दिया हुआ है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल
इनमें से क्या होगा कि ये ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर हो जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। साइन थीटा यही होता है ना, जहां की इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर ए क्रॉस बी के तरफ हो जाए। ठीक है, अब ए क्रॉस बी बराबर सिर्फ यूनिट वेक्टर यही बच जाएगा। किस कंडीशन में? जब ये जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए द रिक्वायर्ड कंडीशन इज पॉसिबल इफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बराबर 1 हो जाए। क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो ए क्रॉस बी बराबर क्या बचा? सिर्फ एक यूनिट वेक्टर यू डेफिनेशन के तहत, और यही हमें चाहिए। वेक्टर ए कितना दिया हुआ? 3, वेक्टर बी रूट 2/3 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 3 नीचे 3√2, 3 कटा 1/√2। सो थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी कि बी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। अब ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है ना भाई। इसमें होता क्या है कि जो साइड हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ए बी सी डी। अब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, आपके बुक में वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको पता है कि जो आई जे का और के का कोफिशिएंट होता है वही इनका रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हो जाता है, 1/2 और 4। बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है आपका i + 1/2 j + 4। सॉरी, इसमें पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए में से बी घटाइएगा फिर वही बात होगा, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी फॉर्म में लिखिए। ये है आपका 1/2 और 4, सी है आपका 1 - 1/2 और 4, और डी है आपका -1 - 1/2 और 4। पैरेललोग्राम ही तो है। आप क्या करिएगा ना कि BA, ठीक है, BA क्रॉस BC का, BA और BC का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, वही इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ये आप ट्राई करिए होमवर्क और समझिए कि क्यों मैं क्या कह रहा हूं। ये आप हो सकता है कि AB, जब AB का करते हैं तो AB × AD का कर लेते हैं, राइट। ये एक पैरेललोग्राम ही तो है। ये रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरेललोग्राम का हाइट इंटू बेस होता था एरिया, और उसी से हमारा फॉर्मूला आता था ना। तो यहाँ पे भी यही तो हाइट है, इसका जो विड्थ है वही तो इसका हाइट हो जाएगा इस रेक्टेंगल का। तो है तो ये भी एक पैरेललोग्राम, फॉर्मूला सेम लगेगा आपको, बस आपको साइड फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो आप बस निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होमवर्क आपका है, ट्राई बाय योरसेल्फ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना करने के बाद डेफिनेटली समझ में आएगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट सैटरडे को मिसलेनियस ख़त्म कर देंगे इसका, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर
किसी कारण से कैमरा ऑफ हो गया था। सो मैं कह रहा था कि अब सैटरडे को हम लोग इसका मिसलेनियस करेंगे एनसीईआरटी का, और वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी के वेक्टर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स का। और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो टाइम लगा इसमें, और हम कल से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।